हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू वन फ्री पर। तो मैं राकेश कुमार। जो थक कर भी ना रुके वही बाजीगर होता है। जो थक कर भी ना रुके वही बाजीगर होता है। जो झुके नहीं मुश्किलों में वही सिकंदर होता है। यानी जो जो मुश्किल में झुके नहीं, कठिन से कठिन काम को करने की हौसला रखता है ना, वही एक दिन सिकंदर होता है। सिकंदर जानते हैं ना आप लोग? यूनान का रहने वाला था और उसने विश्व विजय होने का सपना देखा था। भारत में आया भी था और भारत में वह चाहता था कि शासन करें, लेकिन कुछ लोगों ने अपनी चतुराई से, जिनका नाम था चाणक्य, चतुराई से उन्हें वापस लौटा दिया था। अगर इसके बारे में विशेष देखना चाहते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए और वहां देखिए, हमने उनके बारे में डिटेल से चर्चा किया है। क्लास 12th के हिस्ट्री में आप देख सकते हैं। तो चलते हैं, आज मेरे भाई हम लोग उपस्थित हुए हैं एक नई अध्याय के साथ, जिनका नाम है, पहले तो हम लोग क्लास 10th का पढ़ेंगे, हिंदी पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 2 हैं। किताब का नाम है गोधुली, ठीक है, और चैप्टर का नाम है विष के दांत। कल हमने इसके बारे में एक वीडियो दिया था, अगर आप वीडियो देखे होंगे तो हमें ये उम्मीद है कि आपके दिलों और दिमाग में जरूर छा गए होंगे, क्योंकि वीडियो हमने उसी तरह से दिया था आपको। यानी कहानी को अपने तरीके से समझाने का कोशिश किया, बउआ वाला भाषा में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न उत्तर, वो भी बउए वाला भाषा में पढ़ेंगे, यानी अपनी लैंग्वेज में। तो चलते हैं, ज्यादा देरी ना करके हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। अच्छा, करना क्या है आपको मालूम है ना मेरे भाई? कुछ नहीं करना है, बस मोबाइल को फुल स्क्रीन में करिए, ध्यान से सुनिए। अगर आपको लगे कि हमने कुछ सीखा है तो आपका एगो फर्ज बनता है, एगो लाइक, एगो कमेंट, एगो शेयर, ठीक है। चलिए चलिए आइए किताब की ओर। कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। आपसे पूछा जा रहा है कहानी का शीर्षक की सार्थकता, माने कहानी का नाम विष का दांत क्यों रखा गया, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो हम लोग चैप्टर पढ़े थे कि कहानी के जो प्रमुख पात्र हैं, प्रमुख नायक, ओकरे नाम है खोखा, यानी उसको प्यार से लोग खोखा कहते हैं, उनका मूल नाम है कासू। बहुत ही शरारत, विषैला लड़का, बड़े से बड़े लोगों पर भी झट से झपट उठा देता है, यानी कहने का अर्थ बहुत विषैला है। अब मदन बाबू जो हैं, ओकरे टंगड़िया में हाथ दे के दे पटका मारे हैं तो उनका दांत तोड़ दिए हैं। विषैला का दांत टूटा, इसलिए हमारे नलिल विलोचन शर्मा जी लिख दिए का नाम विष के दांत। उनको यही बात सबसे ज्यादा प्यारा लगा पूरे कहानी में। कहानी तो लिख दिए, शीर्षक ढूंढ रहे थे क्या होगा, तो उनको लगा यही बड़ा चुटकुला वाला बात है, तो वही लिख दिए विष के दांत। क्लियर है? तो आप कैसे लिखेंगे? लिखेगा कहानी का शीर्षक विष के दांत इसलिए लिखा गया है क्योंकि कहानी में एक लड़का है जो काफी विषैला है, खतरनाक लड़का है, शरारती भरा है, और उस कहानी में एक लड़का मदन है जो उसे दे पटका मारता है, जिसके कारण उसकी दांत टूट जाती है, और टूटने के कारण उसका नाम रख दिया गया कहानी का विष के। आशा और उम्मीद है अगर आप ध्यान से सुने होंगे तो आपको समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आया, इसका मतलब ध्यान से नहीं सुने हैं, तो थोड़ा सा बैक जाइए, फिर से प्ले कीजिए, फिर से सुनिए, याद हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन 2 की तरफ। सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। देखिए, सेन साहब के परिवार में ना, सेन साहब के परिवार में 5 बेटी है, जिसका क्या क्या नाम था? सीमा, ठीक है, बहुत है। सीमा थी, तब थी रजनी, आलो, शेफाली, और सबसे छोटकी आरती थी, ठीक है। ओकरे बाद एगो शरारती आया था, खतरनाक लड़का, ओकर नाम था खोखा, कासू। अब यहां पर एक लड़का है, 5 लड़कियां हैं, दोनों के पालन पोषण में ना कुछ भेदभाव देखने को मिल रही है। लड़का लड़की में क्या भेदभाव है? तो लड़का शरारत का अपवाद है, वो बाहर काम करने के लिए जा सकता है, घूम सकता है, बोल सकता है, सब कुछ कर सकता है। लेकिन 5 लड़कियां हैं,
पांचों में बिल्कुल घर के सारे नियमों को पालन करना अनिवार्य है, यानी घर के बाहर वह नहीं जा सकती है पढ़ने के लिए भी, किसी काम के लिए। वह इतनी तेज आवाज में बोल भी नहीं सकती है कि उसकी आवाज बाहर जा सके। इस तरह की पाबंदियां हैं, अर्थात लड़का और लड़की में वहां पर भेदभाव देखने को मिल रही है। सेन साहब के परिवार में 5 लड़कियां और 1 लड़के हैं। लड़का लड़की के पालन पोषण में भेदभाव देखने को मिल रही है कि लड़कियां जो है वह बिल्कुल पाबंदी में रहती है, वह बाहर नहीं निकल सकती है, किसी तरह की उसमें बाहर से कोई चहल पहल नहीं है। लेकिन लड़का वहीं पर बिल्कुल सब कुछ कर सकता है, उसमें किसी तरह की कोई पाबंदियां नहीं है। इसका मतलब है कि लड़का और लड़की यानी लिंग आधारित भेदभाव देखने को मिल रही है। किसी को दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। खोखा किन मामलों का अपवाद था? क्वेश्चन पूछा जा रहा है खोखा किन मामलों का, तो शरारत का अपवाद है। हमने बताया था कि एक शरारती को अगर जाए खोजने के लिए भेजा जाए, कासू बाबू अगर मिल गए तो वहीं से रिटर्न हो जाइए, उन्हीं को पकड़ के ले आइए, 100 के बराबर वही हुआ ना जी। होता है कि नहीं होता? एक आदमी को भेजा गया कि जाओ तुम रिक्शा भाड़ा करके ले आओ, टमटम भाड़ा करके तब बैठ गया ऊपर, तब कहा गया रिक्शा भाड़ा करने के लिए। क्या? क्योंकि कहा गया था रिक्शा तो रिक्शे न लाएंगे भाई। क्या? चलिए किताब, कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में भाई। तो हम लोग चलेंगे खोखा किसका अपवाद है भाई मेरे? शरारत का। आपसे पूछा जाए खोखा किसका अपवाद? किसी को दिक्कत? आशा उम्मीद समझ में आया होगा। चलते हैं। अब आगे हैं, सेन दंपति खोखा में कैसी संभावना देखते हैं और इन संभावना के लिए उन्होंने कैसी शिक्षा तय की थी। देखिए, तो हमने पढ़ा था कि सेन दंपति इंजीनियर बनने की संभावना देखते हैं, यानी कि चाहते हैं कि खोखा बाबू जो है वो क्या बन जाए? इंजीनियर। यानी बेटा को लोग बाबू प्यार से बोलते हैं, है कि नहीं? तो चाहते हैं कि हमारा भी बेटा क्या बने? इंजीनियर। और ओकरे लिए अभी से ही जो काम करने वाली जो लकड़ी का अच्छा एम्प्लॉयड होता है यानी मिस्त्री, ओकरा बुलाए हुए हैं। कहते हैं कि अभी से हथौड़ी, वो छिलना जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? छिलना वाला मशीन नहीं होता जी, स्लीपर। तो वो सब अभी से पकड़ेगा, हाथ की बनावट वैसी होगी और आने वाले समय में वो अच्छा कलाकार हो जाएगा। क्या? तो कहने का अर्थ है कि लिखेंगे सेन दंपति कैसी संभावना देखते हैं? तो इंजीनियर। आप लिखेंगे कैसे कि सेन दंपति अपने बेटे कासू को इंजीनियर बनने की संभावना देखते हैं। फिर कहता है उन संभावना के लिए उन्होंने कैसी शिक्षा तय की है? तो वो कहते हैं कि स्कूली शिक्षा कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप बच्चों को अच्छी तालीम देना चाहते हैं तो अभी से ही उसको क्या करिए? काम में लगाइए। और इसके लिए उन्होंने अपने घर पर कुछ काम करने वाले लकड़ी के जो अच्छे मिस्त्री हैं उसको बुलाया गया है और उनके साथ उनमें काम में लगाया गया है, ताकि अभी से ही काम अगर करना शुरू करेगा तो धीरे धीरे वो अच्छे कारीगर बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 100 प्रसंग व्याख्या करिए 5 नंबर में। देखिए बराही भी आए रहता है, ये परीक्षा में अक्सर देखने को मिलता है। 100 प्रसंग व्याख्या करें। लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं और उनके माता पिता को इस बात का गर्व है। आपसे पूछा जा रहा है कि 100 प्रसंग व्याख्या, लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं और उनके माता पिता को इस बात का गर्व है। तो लिखेंगे उपयुक्त पंक्तियां, नलिन विलोचन शर्मा रचित विष के दांत कहानी शीर्षक से लिया गया है। पहले इतना जरूर लिखिएगा, अगर आप राइटर का नाम लिखते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेंगे। अगर आप वहां पर शीर्षक का नाम लिख देते हैं कि किस शीर्षक का है ये, तो 2 नंबर मिलेंगे, यानी 2 नंबर तो मुफ्त में मिला। मुफ्त में काहे मिलेगा? आप लिखे तब ना मिला है, मंगनिया में थोड़ी दिया है। मतलब लिखना है आपको तो 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, 4 नंबर का रहता है, 2 नंबर तो आपको मिल गया। अब वो जो कह रहा है उसके बारे में लिख देंगे तो 2 नंबर वो भी से ले लेंगे, ओकरा से 4 नंबर आराम से मिल गया। आई किताब की ओर। तो लिखेंगे लड़कियां क्या है? तो लिखेंगे उपयुक्त पंक्ति, नलिन विलोचन शर्मा रचित विष के दांत कहानी शीर्षक से लिया गया है। इस पंक्ति द्वारा कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? कि सेन साहब के परिवार में 5 लड़कियां हैं, पांचों बड़ी ही सुशील और सुंदर है।
आपस में कभी झगड़ा नहीं करती है, ना ही जोर से कभी चिल्लाती है, और न ही घर के नियमों का वो उल्लंघन करती है। अर्थात उनके माता पिता को इस बात का गर्व है कि नहीं? देखिए, ऐसे कहानी में नहीं बताया होगा, तानाशाह परिवार है, अमीर खानदान से है, कासू बाबू बदमाश है, लेकिन कभी कभी उसकी मम्मी को भी कभी कभी गुस्सा आता होगा, ये छौड़ा बहुत उदंडा है ना जी। होता है कि नहीं होता है? मम्मी पापा को लगता होगा गुस्सा, लेकिन कहानी में नहीं बताया गया, चाहे जो भी बातें हो, कहीं होता होगा, कहीं नहीं लगता होगा, लेकिन हमको तो लगता है कि कहीं कहीं होता होगा। लेकिन लड़कियां क्या है भाई, सब बड़ी सुंदर है, सुशील है, तो इसीलिए माता पिता को इस बात का गर्व है कि हमारी बेटियां जो है बड़े शांति में रहती है, झगड़ा नहीं करती है, मिलजुल, ऐसे भी रहना चाहिए मिलजुल करके, क्या है ना। परिवार में हम लोग जितने लोग हैं आपस में मिलजुल कर रहेंगे तो कितना अच्छा लगेगा, क्या? तो आप लिखेंगे कैसे मेरे भाई? तो लिखिएगा, परिवार में 5 लड़कियां और पांचों बड़ी ही सुशील और सुंदर हैं, आपस में कभी झगड़ा नहीं करती, घर के नियमों का पालन करती है, जिसके कारण उनके माता पिता को इस बात का गर्व है कि हमारी लड़कियां अच्छी है। चलते हैं ख नंबर। खोखा के दुर्लित स्वभाव के अनुसार ही सेनों ने इस सिद्धांत को बदल लिया था। फिर लिखेंगे उपयुक्त पंक्ति, नलिन बिलोचन शर्मा रचित विष के दांत कहानी शीर्षक से लिया गया है। इस पंक्ति द्वारा कहना चाहते हैं कि खोखा बड़ा ही शरारती लड़का है, माता पिता ने देखा कि शरारत है तो शरारत में क्या अच्छाई है, इसी अच्छाई को उन्होंने अपनाने लगा। जैसे उन्होंने देखा कि कार का उसने बैकलाइट फोड़ दिया, चुर की आवाज आई, देखा अरे भाई का, तब पूरा ही तो लोटिया डुबा दिया छोटा, तो कहा कि देखिए देखिए, अभी से इंजीनियर बनने का गुण है ना। फोड़ के देख रहा था कि मैं लाल लाल कौन ची बर रहा, बताइए हुआ कि नहीं है? यानी कहने का अर्थ है कि गलतियां में अच्छाई ढूंढना, गलतियां में अच्छाई ढूंढना। सेन परिवार ने समझ लिया कि चलो ये जैसा है ना उसी में थोड़ा सा अच्छाई ढूंढो ताकि अच्छा ही बन जाए, कोई दिक्कत? तो क्या लिखेंगे हम लोग? लिखेंगे सेन साहब के परिवार में बेटा कासू जो है काफी शरारत है, और वो शरारती में ही अच्छाई ढूंढने का प्रयास करते हैं। जैसे एक बार की बात है, वह क्या करता है, बैकलाइट को फोड़ देता है, तो सेन साहब कहते हैं कि देखिए अभी से ही इसमें इंजीनियर बनने का गुण है, और वह फोड़ कर देख रहा था कि यह क्या है जो जल रहा है लाल लाल, अर्थात यह अच्छाई उन्होंने निकालने का प्रयास क्या है बुराई लेकिन अच्छाई निकालने का प्रयास, कोई दिक्कत? आगे हैं, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। तो लिखेंगे उपयुक्त पंक्ति, नलिनी विलोचन शर्मा रचित विष के दांत कहानी शीर्षक से लिया गया है। इस पंक्ति द्वारा कहना चाहते हैं, कभी भी अमीर और गरीब की बात अगर करें, अमीर का बच्चा कितना शरारती रहे, अपने बच्चों के बारे में वो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अगर गरीब का बच्चा अगर थोड़ी सी भी गलती कर दे तो उन्हें बहुत सारी सुनने को मिलता है कि ऐसे लड़के ही आगे चलकर चोर गुंडे डाकू बनते हैं। अगर उसका लड़का ज्यादा शरारती है तो वहां पर दिखाई नहीं पड़ा उसे, लेकिन अगर कोई गरीब का बच्चा अगर कर दे, कहानी में मदन जाता है, ड्राइवर साहब वहां पर थे, जैसे कार को छूता भी नहीं है, छूने का प्रयास करता है और ड्राइवर के साथ उसकी बकझक हो जाती है। वहां पर उनकी मालकिन यानी सेन साहब की पत्नी कहती है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर गुंडे डाकू बनते हैं, अर्थात गरीब के बच्चों को अधिक से अधिक सताया जाता है। तो आप लिखेंगे कैसे? तो लिखिएगा, उपयुक्त पंक्ति द्वारा लेखक कहना चाहते हैं कि जब भी अमीर और गरीब की बात हो तो गरीब के बच्चे गलती करे या ना करे उन्हें अधिक से अधिक प्रताड़ित किया जाता है, वहीं अमीर का बच्चा अगर बड़ा भी गलती कर दे तो उन्हें किसी तरह का कोई प्रताड़ना नहीं मिलती है। अब आगे हैं, हंस कौओं की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। तो लिखेंगे उपयुक्त पंक्ति, नलिन विलोचन शर्मा रचित विष के दांत कहानी शीर्षक से लिया गया है। इस पंक्ति द्वारा कहना चाहते हैं कि कासू बाबू छत पर बैठल थे और वहीं से देख रहे थे, नीचे गली में सब बच्चे लोग खेल रहे थे लट्टू लट्टू का खेल। तो कासू बाबू को भी मन हुआ कि तनका हम भी खेल लेते, बच्चा तो बच्चा होता है, ललक हुई, उतर गए और पहुंच गए उसी झुंड में। यानी कवि लेखक साहब कासू बाबू को कहा है हंस है, यानी क्योंकि वो अमीर का परिवार का बच्चा है, गली के सारे बच्चे धूल धूसरित हैं, गरीब हैं, इसलिए उन्हें कहा गया है कौवा। क्या कहा गया है? अर्थात
कासू बाबू खेल में गए हैं, इसलिए वहां पर कहा कि हंस कौओं की जमात में शामिल होने के लिए चले गए। किसी को दिक्कत? फिर समझते हैं। लिखेंगे उपयुक्त पंक्ति द्वारा। कभी लेखक कहना चाहते हैं कि कासू जो अमीर परिवार का लड़का है उन्हें हंस कहा गया है, गली के बच्चे जो गरीब हैं उन्हें कौवा कहा गया है। अर्थात कासू बाबू वहां जाते हैं खेलने के लिए, इसलिए कहा गया कि हंस कौवों की जमात में शामिल होने के लिए ललक पड़ा। किसी भाई को दिक्कत? आशा और उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं आगे। सेन साहब के और उनके मित्रों के बीच क्या बातचीत हुई, पत्रकार मित्र ने किस तरह उत्तर दिया। अब देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि सेन साहब और उनके मित्र के बीच में क्या बातचीत हुई। सेन साहब ड्राइंग रूम में, सेन साहब कुछ मित्रगण आपस में बातचीत कर रहे थे। वहां पर एक और मित्र था, उनका सबसे प्रिय मित्र जिनका नाम है पत्रकार। वे सभी परस्पर बातचीत कर रहे थे, किसका बेटा क्या बनेगा। सेन साहब बिना पूछे अपने खोखा के इंजीनियर बनने की बात कह डाली। जब पत्रकार मित्र ने पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया, मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा जेंटिलमैन जरूर बने, जो कुछ बने उसका काम है, उसे पूरी आजादी रहेगी। आपने क्या सुना? नहीं समझा? चलते हैं थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए हुआ क्या कहानी। अरे बड़े लोगों की बात है, लोग थोड़ा सा कभी कभी एक दूसरे से मिलते हैं, है कि नहीं। अब मित्र लोग रहते हैं तो मिलते हैं, हम लोग भी कभी कभी मिल जाते हैं आपस से, जो स्कूल साथी यार है। एक दिन हमारे यहाँ भी शाम के टाइम में हमारे कुछ क्लास साथी आ गए, बैठ गए। संयोग की बात थी, जो हम मूढ़ी और ये बड़ी खा रहे थे, बड़ी खा रहे थे। अब 4-5 को मित्र साथ में, एक आधे जब जुम गया, कहीं से आ रहा था, रास्ते में हमारा घर है तो समझा कि चलो यहीं रुक लेते हैं, थोड़ा सा मित्र से मिल लेते हैं। अब देखा खाते हुए तो कहा, दोस्त ऐसे नहीं होगा। हम कह रहे यार तो ये कोई खाने वाला चीज है, कुछ मंगवाते हैं। नहीं यही मंगवाओ। और फिर हाट था बगल में, मंगवाया गया वहीं से। तो हम लोग 30 रुपया का बड़ी मंगवाए, आधा किलो मुढ़ी मंगवाए, वो खत्म हो गया, फिर से मंगवाया गया। यानी कहने का अर्थ है पार्टी साटी, वो हम लोग बहुत बड़ी पार्टी थी, बड़ी खुशी। आपस में हम लोग मिलकर बात कर रहे थे अपने अपने। खाने का मतलब नहीं था, मतलब था कि आपस में हम लोग मिलजुल के बातें। तो वही बात है कि यहाँ सेन साहब के यहाँ ड्राइंग रूम है, कमरा है, उसमें सब आदमी बैठे हुए, सब मित्र बात कर रहे हैं। सब अपने अपने बेटे के बारे में बता रहा है कि हमारा बेटा हीरो बनेगा, कोई कह रहा है इंजीनियर बनेगा, कोई कुछ अपना अपना बेटा के बारे में। आज सेन साहब से पूछा नहीं गया, तब यो बिना पूछले उछले सबसे पहना ही, अरे हमरो बेटा इंजीनियर बनने वाला है क्या। ऊपर पत्रकार महोदय क्या कहते हैं, हाँ वो बात तो सही है, हमारा बेटा भी बनेगा, जेंटिलमैन बनेगा। क्या बनेगा? जेंटिलमैन, सज्जन आदमी। और वो चाहे जो बने, उसकी पूर्ण आजादी है, वो जो बनना चाहता है बन सकता है। यानी कहने का अर्थ है कि बच्चों में आजादी, स्वतंत्रता होनी चाहिए। वो जो चाहता है बनना, उसके प्रति उसे जिज्ञासा होनी चाहिए और उसको स्वतंत्रता उस तरह से मिलनी चाहिए। अभी अभी आपने देखा होगा कि हमारे बगल में एक बच्चे ने क्रिकेट में बहुत अच्छा नाम किया है। इसका मतलब उसका वीडियो भी हमने दिया था एक ठो। तो कहने का अर्थ है आप चाहे जो क्षेत्र में चलिए, आपको जो पसंद आवे उन क्षेत्र में जाइए और स्वतंत्रता के साथ काम करिए, अच्छा रहेगा। आइए किताब की ओर। तो हम लोग क्या लिखेंगे? लिखेंगे सेन साहब के परिवार, सॉरी सेन साहब के यहाँ सभी मित्र लोग बैठे हुए ड्राइंग रूम में बातचीत कर रहे हैं। सभी मित्र अपने अपने बेटे के बारे में बोल रहे हैं कि हमारा बेटा इस अमुख बनेगा, लेकिन उसमें सेन साहब बिना पूछे हुए बोलते हैं कि हमारा बेटा भी इंजीनियर बनेगा। उस पर पत्रकार महोदय कहते हैं कि हमारा बेटा भी बनेगा, लेकिन जेंटिल बनेगा, चाहे वो जो बने उसे बनने की पूर्णता आजादी होगी, स्वतंत्रता होगी। किसी को दिक्कत? आगे। मदन और ड्राइवर के बीच संवाद कहानीकार क्या बताना चाहते हैं? देखिए मदन और ड्राइवर की जो लड़ाई हुई है, इस द्वारा कहानीकार क्या कहना चाहते हैं? तब मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के माध्यम से कहानीकार बताना चाहते हैं कि जन साधारण की वैसा ही बन जाता है जैसा उसकी संगति होती है। ड्राइवर सेन साहब का नमक खाता है, इसलिए सेन साहब के बेटे की बदमाशी की ओर नजरअंदाज कर देता है, लेकिन एक दूसरा बच्चा यदि गाड़ी छूने की ललक हो तो उसे धकेल दिया जाता है, उल्टे उस पर गलत आरोप लगा देता है। यानी कहने का अर्थ है, हमें क्या बताया गया, कोई बताएंगे? देखिए हमें कहानी से बताया गया है कि आप जैसा खाएंगे वैसे ही बनेंगे। यानी वो जो ड्राइवर होगा वो भी कोई गरीब परिवार का आदमी होगा जो सेन साहब के यहाँ नौकरी कर रहा है,
और गिरधर लाल जो क्लर्क हैं वो भी एक गरीब परिवार से ही होगा। लेकिन जैसे ही मदन वहां जाता है, गाड़ी छूता भी नहीं है, लेकिन ड्राइवर से लड़ाई हो जाती है, अर्थात वह मालिक का नमक खाता है, तो वो भी मालिक जैसा ही क्या हो गया है, थोड़ा खरूस हो गया है, खरूस है ना, अर्थात वह मदन के साथ लड़ाई कर देता है। ये यहां पर दिखाना चाहते हैं कि आप जिस जगह पर रहेंगे, जैसे रहेंगे वैसे ही बन जाएंगे। ठीक है, लिखेंगे मदन और ड्राइवर से के बीच जो लड़ाई हुई है, इसके माध्यम से हमें लेखक बताना चाहते हैं कि आप जिस जगह पर रहेंगे, जिसके साथ रहेंगे, आप वैसे स्वभाव और गुण वाले होंगे। अर्थात यहां ड्राइवर एक गरीब परिवार से है, लेकिन सेन साहब के यहां रहने के कारण वो भी उसी तरह का खरूस हो जाता है। मदन गाड़ी छूता भी नहीं है, फिर भी उसके बीच में उसे विवाद हो जाता है। यह दर्शाता है कि वो भी कैसा है, तानाशाह बन गया। किसी को दिक्कत? चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8, कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था? तो ये तो बड़ी आसान क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट तो है, बड़ा पूछता भी है। कासू और मदन के बीच झगड़े का मेन कारण है लट्टू का खेल। कासू और मदन के बीच झगड़े का मेन कारण क्या भाई? मदन के बीच झगड़े का कारण मात्र जा गलती लिखा गया ना जी। चलिए ऐसे जो भी है, आप पर सुनिए, क्या था वो? लट्टू का खेल था। इस प्रसंग द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहते हैं? तो इस प्रसंग द्वारा लेखक दिखाना चाहते हैं कि बच्चों में अमीरी और गरीबी नहीं होती है। देखिए, वो परिवार से अमीर थे, क्या जरूरत थी उसको खेलने का, लेकिन उसको क्या लगा कि हम लोग तो बच्चा है, हम तो खेलवे करेंगे, तो अपना बाल हट के कारण चलाया खेलने के लिए ना जी। और मदन को क्या लगा कि तोरे बाप के कारण हमरा मार लगलो होना दिन में, तो तोरा हम खेले ना देबो क्या? आउ तो बड़ा बिसहल थैया था, गुसैला थई था। जैसे ही कासू गया वहां पर 2-4 थप्पड़ होता है, हैने उन्हें देख लेता है, उठा के पटक देता है। क्या जी होता है कि नहीं होता? हम लोग भी झगड़ा में ऐसे करते थे। तो हम तो झगड़ा करते ही नहीं, पहली बात, हम झगड़ा जल्दी किसी से नहीं करते हैं, जब उब जाते हैं तब करते हैं, एक बात। और हमारा एक बॉडीगार्ड हुआ करता था जब पढ़ते थे तब। हाँ हाँ हमारा एक भाई था चचेरा, उन्हें बहुत बदमाश था। बदमाश क्या था, थोड़ा सा ताकतवर ज्यादा था हमसे। हम कलम की ताकत रखते थे, वो शरीर का ताकत रखता था। और कोई हमसे अगर झगड़ा कर लिया तो उसको भेज देते थे, जाओ उसको 2 फेट मार के आओ। और मार के आता था, और नहीं मार के आएगा तो परीक्षा में तो लिख भी नहीं करेंगे, तो डर हो जाता था, मार के आता था उसका। क्या कहने का अर्थ है, देखिए कलम की ताकत में कितनी भाई पावर है। ताकत वाला आदमी भी हमारे बस में रहता था, जो कहते थे वही करता था। आई किताब के, तो आप लोग भी कलम की ताकत अपनाइए। सबसे ज्यादा ताकत किसमें है? कलमों में ताकत है, याद रखेंगे। शरीर का ताकत काम नहीं आता है आई किताब की ओर, तो लिखेंगे कासू और मदन के बीच झगड़े का क्या कारण था मेरे भाई? लट्टू का खेल। इस प्रसंग द्वारा लेखक दिखाना चाहते हैं कि बच्चे में अमीरी गरीबी का कोई मतलब भावना नहीं होती है। जो कासू हैं वह खेलने के लिए गए हैं, कासू जो है वो खेलने के लिए गए हैं, वो उन्हें अमीर और गरीब समझ में नहीं आता है। और मदन खेलने नहीं देता है, उसे भी समझ में नहीं आता है कि हमारे मालिक का बेटा है, बड़ा आदमी है, खेलने देते हैं, ये भी वो नहीं समझता है। यानी कहने का अर्थ है कि बच्चों के मन में अमीरी गरीबी की कोई भावनाएं नहीं होती। जानते हैं पशु में भी यही कहानी होती है, जो बच्चे में कहानी होती है वो पशु में कहानी होती है। पशु अमीर और गरीब देखता है क्या? नहीं देखता है। एक हमारे पास, जैसे हम अमीर परिवार से हैं तो हमारा गैया हमरा थोड़ा ज्यादा वैल्यू देगी, और गरीब रहते तो कम देते, ऐसा होता है। हमारे जानते हैं हमारे पास एक गाय थी, गैया, बहुत दिन पहले। हमारे पिताजी थे ना, अगर वो रास्ते से ही आते हुए अगर बोल देते तो हमारा गैया आवाज सुन लेता तो वहीं से बोलना शुरू कर देता, कि लगता था कि बताइए। एक बार बगल में, अपने यहाँ टीवी नहीं था, तब बगल में एक के यहाँ टीवी देखने के लिए हमारे पिताजी गए हुए थे रात में, हम लोग भी गए हुए थे। वो रामायण नहीं पहले चलता था तब की, तो गैया हमारी खुली और कहीं नहीं गई, डायरेक्ट टीवी लगन पहुंच गई वहां पर। अब बाहर में जाके बउआ रही थी, बोल रही थी, तब एक आदमी कहा कि लगता है गाय किसी का खुला हुआ है। तब पिताजी देखे, तब फिर उसको पकड़ के लाए।
हम लोगों से नहीं पकड़ाता था, हम लोग बच्चे थे उस समय तो नहीं पकड़ाता था। अब पिताजी खड़ा हो जाते थे, वो आकर के टंगड़ी उंगली चाटने लगता था गैया, और पकड़ के आके बांध देते थे। कहने के देखिए वो क्या था, वो गाय जो है ना वो प्रेम से परिचित था, क्योंकि वो जब भी बैठते थे हमारे पिताजी तो गाय के पास जाते थे तो उसको सोहलाते थे, शरीर को ऐसे ऐसे करके पूरा उसका कीड़ा उड़ा निकालते रहते थे। नहीं, वो क्या था, वो प्रेम था उसका। आइए किताब की ओर। महल और झोपड़ी, अरे अरे रे 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 रे, तू कहाँ जा रहा है। महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। लेखक इस कथन कहानी उदाहरण देकर समझाइए। तब महल झोपड़ी वालों की लड़ाई में कासू और मदन की लड़ाई के मदन के बीच अन्य मित्रों की कासू मदद नहीं की। परिवार कासू महल वाला हारता है। यदि मदन के मित्र कासू को मदद करता तो कासू जीतता। प्राय यही देखा जाता है कि झोपड़ी में रहने वाले लोग अपने ही खिलाफ आवाज लगाते हैं, परिणाम झोपड़ी वाला पराजित हो जाता है। मतलब क्या समझे, आपने कहानी सुना होगा, कहानी में क्या देखा आपने कि एक कहानी में आपने देखा कि मदन बाबू खेल रहे थे, कासू बाबू ऊपर से देखे, पहुंच गए और दोनों आपस में उठम पटकी करने लगे। तब बाकी गले के बच्चे जो थे वो किसी का पक्ष नहीं दिए, लड़े दही तनका हो दही। हाँ, दूसरा को क्या मजा तो मिल ही रहा था अपना, क्या जी, दो लड़ रहा था अपना मजा, तीसरा ले रहा था। अब देखिए वहां पर बच्चे ने मदद नहीं किया, बच्चे को क्या पता कि अमीर क्या है गरीब क्या है। लेकिन अगर हम लोगों में, बड़े लोगों में अगर होगी, तो अगर गरीब और अमीर की लड़ाई होगी तो दूसरे गरीब लोग अमीर लोगों की साथ देते हैं। क्यों? यानी उसको लगता है कि अमीर है, कभी ना कभी हमारा मौका काम आएगा, काम तले आएगा, इसीलिए इसका साथ देते हैं। परिणाम होता है कि गरीब हार जाता है। गरीब गलती करे या ना करे फिर भी हार जाता है बेचारे, क्योंकि दूसरे गरीब लोग उसकी मदद करते हैं, किसकी, अमीर लोगों की। ठीक है, तो आप लिखेंगे कैसे, तो लिखेंगे कहानी में मदन और कासू के बीच लड़ाई होती है, गली के दूसरे बच्चे उनकी मदद नहीं करते हैं, वहां पर उन्हें अमीरी और गरीबी का पहचान नहीं है इसलिए मदद नहीं करते हैं। लेकिन सामान्य जिंदगी में देखा जाता है कि अगर कोई अमीर आदमी और कोई गरीब आदमी लड़ता है तो अक्सर देखा जाता है कि जो अमीर गलती करे या ना करे, लेकिन दूसरे गरीब लोग अमीर की मदद करते हैं। परिणाम होता है कि दूसरा जो गरीब है वो हार जाता है, यानी वे पराजित हो जाते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या सुनिएगा। रोज रोज अपने बेटे मदन की पिटाई करने वाला गिरधर लाल मदन द्वारा कासू की पिटाई करने पर उसे पीटने की बजाय छाती से क्यों लगा लेता है। सिंपल बात था, हमने बताया था कि जब वह कभी भी कहीं भी देख लेते सेन साहब मदन को, ए गिरधर, गिरधर तोरा बेटा बहुत बदमाशी करता है, और समझाता काहे नहीं है। तो गिरधर का लगता कि भाई मालिक कहे हैं, और न कहेंगे बेटा को कुछ हो तो कहीं नौकरी से निकाल देंगे। तो जाकर के चमेटा उमेटा तो लगेबे करता है, कभी ज्यादा करके मारता है, मियाँ वो आ देता है मार के क्या। लेकिन इस बार जब कासू का दांत तोड़ दिया है तो सेन साहब देखे कहे, रे गिरधर तोरा बेटा तो हमारे बेटा का दांते तोड़ दिया, तोड़े कारण तू ही मन भरैले है, तू निकल यहाँ से, जाओ तू लोग भूखे रहेगा ना तब समझ में आएगा। नौकरी से निकाल देते हैं। और जब निकाल देते हैं तो अब जो है गिरधर लाल वहां पहुंचते हैं, बेटा को देखते हैं, पूरा एकदम सीने में लगा के एकदम ठोकते हैं, वाह बेटा, वाह बेटा, कमाल कर दिया तूने। काहे लगी, क्योंकि उनको चिंता अब नहीं है कि नौकरी से हमको निकाला जाएगा। पहले चिंता थी नौकरी की, लेकिन अब नौकरी की चिंता नहीं है। किसी को दिक्कत, तो ऐसे लिखेंगे। लिखेंगे कैसे कि जब पहले कभी इस तरह की घटनाएं हुआ करती थी तो गिरधर लाल को नौकरी की चिंता थी कि मालिक हमें नौकरी से निकाल देगा, लेकिन इस बार उसे पहले ही नौकरी में निकाल दिया गया है, इसलिए अब उसे चिंता नहीं है। और मदन की पिटाई करने के बाद अपने बेटे को गले से लगाता है और पीठ थपथपाता है कि जो हम नहीं कर सके वो तुमने कर दिखाया। आगे हैं सेन साहब, मदन बाबू, कासू बाबू, गिरधर लाल का चरित्र चित्रण, माने सब के बारे में 2-2 लाइन लिखना है आपको। तो ये सब देखिए परीक्षा में तो पूछता ही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कहीं पूछ दे तो देखिए सेन साहब के बारे में तो लिखेंगे, सेन साहब एक तानाशाह परिवार के हैं, अमीर धनाढ़ हैं, उनके यहाँ कई नौकरें काम करती है ना, और परिवार जो है
काफी नियम कानून से चलता है, उनके तानाशाह से चलता है। ठीक है। अब मदन गिरधर लाल का बेटा है। गली के सारे बच्चों के साथ आवारागर्दी कर क्या करता है, इधर उधर घुमा करता है। देखिए गरीब आदमी का बच्चा ऐसे ही देखे होगा नहीं, आप अक्सर देखिएगा कि कोई गरीब आदमी है, वो अपना काम में लगा रहता है और उनका बेटा जो है आवारागर्दी करते रहता है इधर उधर। वो जल्दी पढ़ता उड़ता नहीं है। एक आधे को ऐसा रहता है परिवार, ज्यादा देखिए गरीब आदमी जल्दी पढ़ता नहीं है, याद रखिएगा। सही बता रहे हैं। नहीं आप देखे नहीं है, वो नहीं देखिए, वो आपको कह दिया गया है, सुन लिए हैं, वो मिडिल परिवार से हैं, ठीक है ना, जिसके माता पिता थोड़ा सा कंसस होकर के ध्यान से देते हैं, पढ़ते हैं, और दूसरा कुछ बच्चे पर शिक्षक का भी थोड़ा सा प्रभाव रहता है, वही आगे बढ़ता है, नहीं तो बाकी आगे नहीं जल्दी बढ़ता है। ठीक है ना। चलिए आए किताब की ओर। तब मदन तो लिखेंगे गिरधर लाल का बेटा है, बाकी बच्चों के साथ वह गली में लट्टू उट्टू का खेल किया करता। चलिए कासू सेन साहब का इकलौता, आंखों का तारा, बुढ़ापे का सहारा है, और यह थोड़ा सा शरारती है, नटखट है। 5 बहन के बाद एगो आया है, थोड़ा सा मनोबल ज्यादा है, हो गया, इस थोड़ा लिख देंगे। गिरधर लाल सेन साहब के यहाँ फैक्ट्री में काम करने वाले क्लर्क, यानी कि क्या है, अरे मुंशी, लिखा पढ़ी करने वाले काम करते हैं वो, हो गया। थोड़ा सा 2-4 लाइन लिखना है सबके बारे में। आगे चलते हैं। आपकी दृष्टि में कहानी के नायक कौन है? ये पूरी कहानी जो आपने पढ़ा में सबसे मेन कौन है? कासू है। लिखेंगे कहानी के मुख्य नायक कासू है, यानी खोखा है। अब पूरा कहानी ना ओकरे इर्द गिर्द घूमती है, सब कुछ उसी पर लिखा गया है। ठीक है। ओकरे दांत टूटा है, ओकर नाम ओकरे पर लिखल गया है। ठीक है। तो क्या लिखेंगे, हमारी दृष्टि में कहानी के जो मुख्य नायक हैं वह कासू हैं, यानी प्यार से उसे खोखा कहते हैं। यह संपूर्ण कहानी इन्हीं पर लिखी गई है। किस पर? धन्यवाद। आगे है, आरंभ से ही कहानी का स्वर व्यंग्यपूर्ण है, माने हंसने वाली बात है, ऐसे कुछ प्रमाण उपस्थित करें। तो देखिए यहां पर हमने कुछ प्रमाण लिखा है। आरंभ से कहानी का स्वर व्यंग्यपूर्ण है, इसके प्रमाण में कहानीकार युक्ति कहते हैं, जैसे कोयल घोंसले से कब उड़ जाए, सेन साहब की पुत्रियों के प्रति व्यंग्यपूर्ण युक्ति में कहानीकार ने कहा है, वह ऐसी मुस्कुराहट अपने ओठों पर ला सकती है कि सोसाइटी की तरीकाएं भी उससे कुछ सीखना चाहे तो सीख ले। कहानी में वहां भी कहानीकार ने व्यंग किया है जहां कासू मदन के जमात में लूट मचाने पर जा पहुंचता है, और उस समय लूट नहीं होना चाहिए, लट्टू होना चाहिए, लट्टू है, लट्टू नचाने के पहुंच जाता है, अर्थात हंस कौओं की जमात में शामिल होने के लिए लग गया है। यानी कहने का अर्थ है कुछ हंसने वाली बात है। अब ये हंसने वाली बात तो इससे बेटर हमको एगो समझ में आया, क्या कि कासू बाबू जब खेलने के लिए गए हैं तब मदन बाबू टंगड़िया में हाथ घुसाए, नहीं हमारा को मैंने होता है, देखते हैं अरे हमारे यहाँ भी हो गया था लड़ाई। देखिए कोचिंग में बच्चे पहले पढ़ रहे थे, 10th की बात कर रहे हैं, एगो लड़का ना थोड़ा सा शरारत था, तो वो कहा कि उसको कहता था ढेकुल। सुनिए सुनिए कहानी सुनिए, किस्सा सुनाते हैं। तो उसको कहता था ढेकुल, आ उसमें 4 लड़कियां थी क्लास में, आ वो लड़का को ना ढेकुल कहता था ना, तो उसको लाज लगता था कि सब लड़की के सामने हमारा ढेकुल कहता है। तो सही बता रहे हैं। तो वो ना लड़का हमको कहता है कि सर जी देखिए ना, ये जो है ना हरदम हरदम हमको ढेकुल कहता है। अरे हमारे यहाँ अपने कोचिंग की बात कर रहे हैं, ऐसे पढ़ा रहे थे, तब हम उसको समझाते रे तुम ऐसे काहे करता है ढेकुल टिकुल, बातें नहीं मानता था। एक दिन क्या हुआ कि शाम को जैसे क्लास शुरू होने वाला था, उससे पहले हम थोड़ा सा नाश्ता कर रहे थे, सोचे अब क्लास शुरू करेंगे, आके दुन्नू लड़ गया। तो एगो जो था ना जिसको ढेकुल कह रहा था वो ताकतवर था, जो कह रहा था वो तनिका कमजोर था। वो क्या किया, वो ओकरा पेट में मुड़ी घुसाया ऐसे, एकदम जैसे नहीं भैंसा को मारता है उसे ले गया, सामने एगो क्वार्टर था, क्वार्टर में सटा के मुड़ी से ऐसे ऐसे उसको हौस रहा था, रगड़ रहा था ओकरा पेट में, वो फैट से मार रहा था ऊपर से, हाँ ऊपर से मार रहा था। हम दौड़े दौड़े आए, हम रे छोड़ो छोड़ो छोड़ो, तो जो ताकतवर लड़का ना तो छोड़ दिया। ये जो बिसहा था जो ढेकुल ढेकुल कह रहा था वो तो कमजोर था, लेकिन था खचरा, वो कासू से कम नहीं था, वो फैट चला दिया। फैट चलाया तो वो फैट हमारा सीना में लगा तो हमको चोट लगा, दिए थराक से थप्पड़,
मारे, इतना कस के मारे ना कि 5 उंगली तो तरा के तभी मुंह में मुगा दिए, और उसको तुरंत कहे कोचिंग से भागो तुम यहाँ से, तुम पूरा खचरा है। घूम घाम के चारों तरफ घूमा, फिर उसको मजा कहीं नहीं आया, फिर बोला कि सर जी हमको पढ़ाइए आप ही, हम आप ही के पढ़ना आप चाहते हैं। हम बोले बुआ रे तोरे तो हम नहीं पढ़ाएंगे, अब ऐसा करो क्लास में तो तोरा नहीं बैठने देंगे, तू बहुत बदमाश है, तुम अकेले में आओ। तो उसको रात में हम बुलाते थे 7:30 बजे 8 बजे रात में, तो 1 घंटा 1.5 घंटा उसको पढ़ाते थे, पढ़ा करके मैट्रिक निकलवाए उससे। देखिए ऐसे ऐसे लड़के होते हैं। तो वही बात है यहाँ पर भाई, कहानी में कुछ हंसने वाली बात है, और हंसने वाली बात कौन कौन है? तो मदन कासू जब जाता है वहां लट्टू नचाने के लिए, तो वहां पर थोड़ी सी लड़ाइयां होती है, ये थोड़ा सा व्यंगपूर्ण है, कोई दिक्कत है? वही लिख दीजिएगा, हो गया आंसर। अब बउआ रे 20 के दांत कहानी का सारांश लिखना है। पूरी कहानी आपने सुना नहीं, तब पूरी जब हो गया तो तनी सब्जियों में डाल देना, तू बस हो जाएगा पूरा कहानी किस्सा खत्म। यानी कहने का अर्थ है कि पूरी कहानी अपनी भाषा में आपको जो याद होगा, हूबहू किताब में से देख के नहीं उतार लेना, तुम्हें जो याद है पूरा किस्सा लिख के ले आना, एक आध पन्ना में हो जाएगा। आशा और उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन दिल और दिमाग में आया होगा। अगर आया है, कुछ सीखे हैं, तो लाइक कमेंट शेयर करिए, विशेष के लिए हमें भी अच्छा लगेगा आपके लाइक से। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जिंदगी आनंद की चीजें हैं, आनंद लीजिए। कब मिलेंगे फिर पता नहीं, तो हमें विदा दीजिए, कल आते हैं। जय हिंद, जय भारत।